नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं 2026 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पीवाई की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हमने 2025 का पूरा पेपर और 2024 का संपूर्ण पेपर विद एलिमिनेशन टेक्निक के साथ सॉल्व कर लिया है। अब हम 2023 का पेपर कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 यानी क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुई थी? तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो हम थोड़ा यहाँ कांग्रेस के विभाजन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। इसका आंसर सूरत है, जो कि 1907 में हुआ था। ये 1907 में हुआ था इसका विभाजन। और इसमें क्या हुआ था कि उदारवादी और उग्रवादी के बीच में मतभेद हुआ था। उदारवादी और एवं उग्रवादियों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद था। मतभेद यूँ लेकर था कि उग्रवादी चाहते थे कि अधिवेशन बॉम्बे में हो, ठीक है, और उदारवादी चाहते थे कि अधिवेशन अन्य जगह हो। तो और भी कई चीज़ें थी, इसलिए ये विभाजन हुआ था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा नरम दल और गरम दल मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो इसका पहला ऑप्शन है मालवा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है विंध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बघेल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है विंध्य प्रदेश। बस 1948 के बाद विंध्य प्रदेश जो है कि अस्तित्व में आया था। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर आया था। 4 अप्रैल 1948 को एन.बी. गडगिल द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था और शंभूनाथ शुक्ला इसके पहले सीएम थे। राजधानी इसकी रीवा थी और ठीक है, राजधानी इसकी रीवा थी। आगे क्वेश्चन नंबर, और मध्य प्रदेश जो कि 1956 में अस्तित्व में आया, इसकी राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन कट ऑफ केवल कम करते हैं, ठीक है, केवल ये क्वेश्चन सीधे छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि किसी को भी इसका आंसर नहीं पता होता। इतना डीप, इतना फैक्चुअल कोई नहीं पढ़ता है। तो निश्चिंत रहें, ऐसे क्वेश्चन को आराम से छोड़ें। तो और वैसे इसका आंसर सी है, 222। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा या आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। और अब जो कि माइनस मार्किंग हो चुकी है, तो तुक्का लगाना भी गैस वर्क करना है, पर ब्लाइंड गैस नहीं करना है। गैस वर्क बिल्कुल करना है, ब्लाइंड गैस बिल्कुल नहीं करना है। ब्लाइंड गैस बिल्कुल नहीं करना है। आज का चैप्टर जल्दी, आज का टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि आज मैच है, तो वो सबको देखना है, मुझे भी देखना है, आपको भी देखना है। हाँ, तो इसमें इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने 1933 में, कितने में, 1933 में, एक मिनट, 1933 में अपने पैम्पलेट में, जो कि पैम्पलेट का नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, इसमें इनने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? अब सबसे पहले ऑप्शन इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि लोकसभा आज की या विधानसभा आज की, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। तो ये तो मांग बिल्कुल होगी, क्योंकि चाहते थे, प्रतिनिधित्व चाहिए था, और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये स्लोगन भी था। बी है कौन सा, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। तो ये भी बात है, बिल्कुल चाहिए होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए। और मतलब कुल मिला के बात है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो सरकार अपने
मन की नहीं कर पाएगी, निष्पक्ष सरकार रहेगी। और दूसरा था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एकीकरण, ये नहीं चाहिए था। ये क्यों नहीं चाहिए था? सबसे बड़ी बात है, अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हो जाएंगी तो निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, सरकार अपने मन की करने लगेगी। निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, सरकार अपने मन की करने लगेगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार अपने मन की करने लगती और रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता। रूल ऑफ लॉ, न्याय का शासन, कानून का शासन खत्म हो जाता। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? जो सबको पता है, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा, ये क्यों प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रवाद के जो प्रथम चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। क्या होता था कि अंग्रेजों ने धारा 144 लगा रखी थी और वो सामूहिक गतिविधियां औपनिवेशिक सरकार के प्रति नहीं होने देते थे, तो इसलिए उनको ऐसे चकमा देने के लिए ये चीज़ें की जाती थी। इनके आड़ में राजनीतिक मीटिंग्स होती थी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। क्वेश्चन नंबर, जैसे ये मैं थोड़ा एक दिखा दूँ, एक विजुअल है मेरे पास आपको। 1907 का कांग्रेस विभाजन में क्या कारण थे? उदारवाद, अतिवादी क्या चाहते थे कि नागपुर में हो, ठीक है, और तिलक और लाला लाजपत राय में से कोई एक इसका अध्यक्ष बने और स्वदेशी प्लस बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में प्रस्ताव पारित हो। और उदारवादी क्या चाहते थे कि सूरत में हो, ठीक है, और राज बिहारी बोस इसके कहीं ना कहीं अध्यक्ष बने। अब नागपुर में होने के लिए और लाला लाजपत राय या तिलक के लिए इसलिए मना किया गया था क्योंकि एक रूल था कांग्रेस के संविधान में, ये था कि अध्यक्ष जहाँ का होगा उस जगह पे अधिवेशन नहीं होगा। तो यही कारण थे कुछ। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये एक्सट्रीम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत लोड नहीं लेना है। ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो और बहुत रट्टा नहीं मानना, इसका 1739 है, अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, ये तुक्का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। आर मंजूश्री मूलकल्प, क्वेश्चन नंबर 68, आर मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ये महायान से संबंधित है, हीनयान से संबंधित है, थेरवाद से संबंधित है, वज्रयान से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये महायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? एक्चुअली यहाँ थोड़ा डाउट है क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता चार्ल्स मैक्टॉफ द्वारा, क्योंकि चार्ल्स मैक्टॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो 1835 है, पर यहाँ थोड़ा सुधार करने के लिए है, चार्ल्स मैक्टॉफ होना चाहिए, पर आयोग ने दिया है तो ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस पर आपत्ति लगाई थी। लॉर्ड वेलेजली 1799 में प्रेस पर आपत्ति लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों पर उसने विजय प्राप्त की थी तो निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बशर्ते इसका आंसर चांदी है। एक बात ध्यान रखनी है कि प्रारंभिक गुप्त काल में देखो, सोने का सिक्का जब चलाया जाएगा जब किसी राज्य में आमदनी बहुत ज़्यादा हो, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो, व्यापार बहुत ज़्यादा हो। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त पहले प्रथम, इनका समय आरंभिक गुप्त काल है, तो उतना ट्रेड वगैरह नहीं था। समुद्रगुप्त के टाइम ये कुछ ज़्यादा बढ़ा था, तो इसलिए सोने के सिक्के नहीं, चांदी के सिक्के। यहाँ थोड़ा आप इसके ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? तो ये सबको पता है, मध्य प्रदेश हमेशा पहले स्थान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ये है माही नदी, ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नहीं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब एक बात आप यहाँ ध्यान से सुन लें, खंबात की खाड़ी में जाती है, हाँ खंबात की खाड़ी में जाती है, और सरदारपुर के निकट धार जिले की सरदारपुर धार से निकल के खंबात की खाड़ी में जाती है, ठीक है भाइयों। सबसे बड़ी बात ये सुन लें, मध्य प्रदेश MPPSC पिछले कुछ सालों से किसी भी एग्ज़ाम हो उसका
सबसे ज़्यादा 3 नदियाँ पूछ रहा है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और ये माही नदी। नर्मदा, तापी और माही, ये 3 नदी पूछ रहे हैं, तो आपको ये 3 नदी अच्छे से कवर करके जानी है। ठीक है भाइयों। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है। इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे। इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। सही बात है, बिल्कुल, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखो, क्षमता अधिक होती है, कम होती है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, यहाँ थोड़ा हम बाद में गौर करेंगे। तीसरा है, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। फिर वही बात, अधिक होती है, कम होती है, और रेत की मात्रा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। तो ये भी सही है कि ये इकट्ठी, क्योंकि जब सूख जाती है तब ये इकट्ठी हो जाती है, फोड़ने में भुरभुरी हो जाती है। अब बी और सी में से एक गलत होगा। तो बी इसलिए गलत नहीं है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और कपास को पानी अधिक चाहिए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि इसमें काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाँ, 74 क्या है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ये फिर वही बात आ गई है, फिर वही जो मैं दोहरा रहा था कि नर्मदा, तापी और माही मध्य प्रदेश आयोग की सबसे फेवरेट नदियां हैं। पर आपको सबसे ज़्यादा पहले पठार पर्वत इन पे फोकस करना है, तब आपको नदियां पढ़ना है, क्योंकि नदी का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नदी आपसे पूछ दी जाएगी और आप कितना भी पढ़ लीजिए वो एक ना एक नदी आपसे छूट जाएगी। तो पहले आप पठार पर्वत पढ़ें, फिर आप नदी पढ़ें। तो इसका भी आंसर ताप्ती है। और यदि आपको, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर कहीं का मध्य प्रदेश में कहीं मंदिर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप खजुराहो लगा के उसका, अगर ऑप्शन खजुराहो तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मंदिर खजुराहो में है और कोई ऐसा नहीं बैठा जो हर मंदिर को चेक करने जा रहा है कौन सा मंदिर कहाँ है। ऐसे ही आपको अगर कोई नदी मिलती है, अगर आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो नर्मदा, तापी या माही में से उसकी सहायक नदी, माही को आप सहायक नदी के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि माही एक छोटी सी नदी है। आप नर्मदा, तापी को सहायक नदी के रूप में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब भाई साहब, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी और महादेव श्रेणी। तो इसका आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। एक्चुअली पश्चिमी सतपुड़ा में है, पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणियां हैं अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़ और असीरगढ़। क्या क्या है, अखरानी, बड़वानी और मथवार, बीजागढ़ और असीरगढ़। ठीक है, ये पश्चिमी सतपुड़ा की कहीं ना कहीं पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 जाते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देखना है, कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, ये डार्क पॉइंट आपको हमेशा हाईलाइट करना है। तो इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, भाई साहब बिल्कुल सही बात है, उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, उष्णकटिबंधीय में मानसूनी जलवायु है। ठीक है। बी है, यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। भाई साहब ये बात भी सही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी देखते हैं, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ थोड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय जैसे टेम्परेट होता है, तो हम देख लेते हैं कि टेम्परेट राज्य के दक्षिण भाग में, यानी कि साउथ मध्य प्रदेश में, यानी कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ गलत है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। चौथा है, कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, ये ऑप्शन भी सही है। हाँ, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मध्य भाग से निकलती है। दमदम, कटनी, उमरासा, रहुआ, राशि, भमरासा 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनसे ये निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन में क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भाई साहब पाए जाते हैं, उपाद्र वन कहीं जगह पाए जाते हैं, कांटेदार वन ये
कुछ जगह पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। बबूल वगैरह है तो बिल्कुल पाए जाते हैं। अल्पाइन वन भाई साहब ये पाए जाते हैं हिमालय में, ये बहुत ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश मध्य में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन, गौर से पढ़ना है, थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है। भाई साहब अनूपपुर है तो अमरकंटक, पहले ही आप ए एलिमेंट यहीं हो जाएगा, अनूपपुर तो अमरकंटक होगा। ठीक है, या हम थोड़ी सतपुड़ा पावर स्टेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे वो है तो थर्मल पावर स्टेशन है। ये सरनी बैतूल में है, तापी नदी पे है। 1967 में इसको बनाया गया था, कोयला आधारित है। ठीक है, और ये बाणसागर, ये बाणसागर है का नाम कहीं ना कहीं ये भी शायद सोन नदी पे ही है, हाँ शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, या और कहीं होगा। अमरकंटक है चचाई अनूपपुर में, 1977 में बनाया गया था, 1977, और ये 1967। ये भी सोन नदी पे है और ये तापी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि बुनियादी सड़क जो सेंसस है उसमें 2018-19 के सेंसस में मध्य प्रदेश सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर, ये भी फैक्ट है। राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर, जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50000 किलोमीटर, और सड़क घनत्व में राज्य देश का प्रथम स्थान है। अब देखो ये तीन ऑप्शन हो गए एक जैसे, यहाँ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हो गए एक जैसे। इन तीनों में से कहीं ना कहीं पेपर जो बनाता है उसके माइंडसेट को समझना है। इन तीनों में से ये सेम कर दिए हैं उसने, तो इसमें कम गुंजाइश है गलत करने की, ये अलग ऑप्शन है। तो यहाँ ये अलग ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। इसमें प्रथम स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का, इसमें 18वां स्थान है, और 116 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर घनत्व है। 116 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर मीटर इसमें घनत्व है। ठीक है, और देश में 18वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा जिला प्रथम, अब यहाँ आप एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं, कपास किधर उगती है, मालवा के पठार में, या इधर यानी कि वेस्ट ऑफ एमपी। अब वेस्ट ऑफ एमपी में इसमें कौन सा जिला है, केवल एक जिला मुझे दिख रहा है, खरगोन जिला दिख रहा है वेस्ट ऑफ एमपी में। थोड़ा वेस्ट थोड़ा साउथ मान लो, क्योंकि ये ईस्ट है, ये भी लगभग ईस्ट है, ये मिडल मान लो। ठीक है, तो वेस्ट में केवल एक जिला दिख रहा है, खरगोन जिला, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट हैं, हाँ ये फॉरेस्ट का मैप है, ये फॉरेस्ट की इमेज है। मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट टाइप मध्य प्रदेश में 3 तरह के हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस में होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और ये सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा। ठीक है, इसके ट्री हैं टीक और शीशम। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में क्या होता है 100 से 150 सेंटीमीटर। ये आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आराम से रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर। बालाघाट छिंदवाड़ा इसमें रीजन है, और इसमें ट्रीज हैं साल, महुआ, एक मिनट, हाँ साल, महुआ और टीक। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में है, जो कि थॉर्नी है, 25 से 75% सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भिंड, मुरैना, शिवपुरी यानी कि चंबल वाला, हाँ बबूल, खेर, पलास, मैंने कहा था ना बबूल, खेर, पलास, ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं 81 देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहली बात पूछा गया है निर्वाचक मंडल। अब याद करो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ना भाई संसद के दोनों सदनों, केवल दोनों सदनों के सदस्य नहीं भैया, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भाई साहब पूरे सदस्य कैसे आएंगे, उसमें तो मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो पूरे सदस्य नहीं भैया। तीसरा ऑप्शन है इसका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
बिल्कुल सही बात। दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, लोक यानी कि विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं। तो इसका आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ब्रिटेन, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चौथा आयरलैंड। तो इसका भाई साहब आंसर है आयरलैंड। थोड़ा यहाँ डीपीएसपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ी चर्चा हम यहाँ डीपीएसपी, 1 मिनट भाई साहब, कलर बदल लें भाइयों। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है, कुछ ठीक है। तो डीपीएसपी हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं, ठीक है। और इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? और डीपीएसपी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39A में ए जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया था और 48A जोड़ा गया था। यहीं 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 38 को संशोधित किया गया था। उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को मजबूत किया गया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 से क्या किया गया था? आर्टिकल 45 को बदलकर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए एजुकेशन इसमें जोड़ा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। संसद का निर्माण, हाँ भाई, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा, केवल नहीं। लोकसभा और राष्ट्रपति, केवल नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है और संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। बिल पहले लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाने वाला फाइनेंस बिल जो केवल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से दूसरे स्थान लोकसभा, या लोकसभा में जाएगा तो राज्यसभा में, फिर उसको राष्ट्रपति अनुमति मिलती है, तब बिल कहीं जाके पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, मैं फिर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन केवल कट ऑफ नीचे कम करने के लिए आते हैं। तो इसका अगर आता है तो आपको ठीक है, नहीं इसका आंसर है 12 जुलाई 1982। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो ये मई 2005 में की गई थी। बहुत लोड नहीं लेना है, तुक्का लगाना है और नॉलेज के बेस पे गैस करना है, ब्लाइंड गैस बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि आप बैंकिंग चैप्टर इकोनॉमी में पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। भले क्वेश्चन बहुत उससे रेगुलर नहीं आ रहे हैं पर आपको मोटा मोटा पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर 6 है। ये दूसरे राष्ट्रीयकरण में होता है, सेकेंड टाइम जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में सेकेंड टाइम हुआ था। और 1969 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पहली बार हुआ था। इसमें 14 बैंक थे, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये मेरे हिसाब से शायद इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? भाई साहब, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमेशा एमपीपीएससी की एक ना फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट थीम कह लो, फेवरेट थीम है, ठीक है। तो फेवरेट माइक्रो थीम है एमपीपीएससी की। हर साल पेपर में 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, ठीक है, तो 2023 में भी आया। तो यहाँ थोड़ा हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा किया गया। थोड़ा हम पहले देख लेते हैं क्या क्या पहले संविधान में क्या था। पहले संविधान में भूमि सुधार कानूनों के लिए किया गया था। आर्टिकल 19(2) में संशोधन किया गया था जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जोड़े गए थे, ठीक है। और 9th शेड्यूल बनाई गई थी, इसमें भूमि सुधार को जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाए, और आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B जोड़े गए थे जो कि जमींदारी उन्मूलन के लिए हैं, ठीक है।
अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेकंड देखते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन क्या है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में कहीं ना कहीं संशोधन करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A जोड़ता है और डीपीएसपी में 39B 39C को प्राथमिकता देता है। ठीक है। और लोकसभा 5 साल की जगह 6 वर्ष कर दी गई थी, जिसके बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया था। 82वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, हाँ, और ये इतना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाई साहब फिलहाल अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य जो है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में हम थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कुल 11 हैं। ठीक है, 51A में जो हैं और मौलिक कर्तव्य इनको 1950 में ये नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, तब ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए था। ठीक है, ये क्यों जोड़े गए थे? क्योंकि नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाना था, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करना था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना था, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन बनाना था, इसलिए मौलिक कर्तव्य करते हैं। तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो फिर से वही आ जाता है, ये 42वां संविधान संशोधन है यहाँ, इसके द्वारा प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था, प्रस्ताव समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 90 पे जाते हैं। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। आप यहाँ थोड़ा एलिमेंट कर सकते हैं, ये भी कैबिनेट कमेटी बननी थी और यहाँ भी कैबिनेट मिशन। ठीक है भाई, तो यहाँ आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा बात कर लें तो ये मार्च 1946 में आया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा, ठीक, और स्टोफेड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर द्वारा ये आया था। उसका उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना और संविधान सभा का गठन। ठीक है, इसका परिणाम क्या था? एंटिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, जो कि संविधान सभा कहलाती है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 91 बात कर ले। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो ये भी आपको अगर आते हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको गैस वर्क ही करना पड़ेगा। तो इसमें आंसर इसका बड़वानी है। भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विद्रोह क्रांति में कब शामिल हुए थे? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान देना है जो मार्क्स गेनिंग ज़्यादा हो। ठीक है, ये कभी कभी आते हैं। हाँ, तो इसका आंसर है 1857 है। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ, जनजातीय नेता सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विद्रोह क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये 1857 है, यानी कि 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसमें इसका आंसर है मौनी नृत्य। इसका आंसर क्या है? मौनी नृत्य। तो मौनी नृत्य क्या है? कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मौनी नृत्य, जिसमें मौनी नृत्य भी कहा जाता है, भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जीवंत पारंपरिक लोक नृत्य है, जो दिवाली और फसल कटाई के मौसम में कृतज्ञता व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसमें पुरुष ढोलक और नगरिया, इनको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है PCS क्या क्या वाद्य यंत्र पूछ लेता है। ढोलक और नागरिया की थाप पर लाठियों से नृत्य करते हैं। यह अक्सर भगवान कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत उठाने की लोक कथा से जुड़ा हुआ है। ये आप बाद में मैं स्टॉप करके, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं क्योंकि वीडियो जल्दी कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट धार्मिक स्थल को कहीं ना कहीं जगतपुरी, शायद, हाँ, मे बी
ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो इसका ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, मुकुटधर पांडे और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौडोरा अलंकरण किस जनजाति से विशेषता रखती है? तो नौडोरा अलंकरण वैसे अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो ये गोंड जनजाति बताता है, पर आयोग इसको सहरिया जनजाति कहते हैं। हम यहाँ थोड़ा नौडोरा के बारे में बात कर ली, ऐसी कुछ दिखती है। नौडोरा मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, देखो मैंने कहा गूगल पे, ये गोंड जनजाति द्वारा मिट्टी के घर की दीवारों पर की जाने वाली एक पारंपरिक अलंकरण सजावट कला है। इसमें गीली मिट्टी से उभरे हुए पैटर्न, ज्यामिति, आकृतियाँ और जनजातीय प्रतीक बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में सफ़ेद चूने से सजाया जाता है। यह मुख्य रूप से विवाह और त्योहारों के दौरान की जाती है। ये आप बाद में थोड़ा इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, ये आप इसका या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 97। तो इसका है ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो, विदिशा। तो मैं आपको फिर वही कहूँगा कि आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप खजुराहो लगा सकते हैं। वैसे इसका आंसर खजुराहो है। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव के लिए, भगवान शिव का मंदिर है, जो कि 10वीं शताब्दी में चंदेल शासक चंद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। इसको मृत्युंजय महादेव मंदिर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। रामचंद्र का किसकी रचना है? तो रामचंद्र का पद्माकर की रचना है, भूषण की रचना है, केशव दास की रचना है, भभूति की रचना है। तो ये केशव दास जी की रचना है। केशव दास जी के बारे में थोड़ा हम यहाँ जान लेते हैं। 1555 से 1617 का इनका जीवन काल रहा है। ये ओरछा में रहे हैं। ओरछा शासक इंद्रजीत के दरबारी कवि थे जी। ओरछा शासक इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे, इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिय, ठीक है, और कवि प्रिय, रसिक प्रिय, कवि प्रिय और रामचंद्र का इनकी कहीं ना कहीं ये 3 रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन को ने 2 काव्य प्राणापर्ण तथा अमोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, प्रभाकर माचवे और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये ऐसे मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करेंगे, तो इसको बहुत लोड लेना नहीं है। इसका आंसर 1922 है। तो धन्यवाद साथियों, आज हमने 2023 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम 2022 के प्रश्न पत्र लेके आएंगे। धन्यवाद।